22 अगस्त 2016 को क्या हुआ था, आंखों देखा हाल आज मैं आपसे बयान करूंगा। जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, खुद ऑब्ज़र्व किया और जो अपने कैमरे में खुद रिकॉर्ड किया। 21 अगस्त को क्या हुआ था, 20 अगस्त को क्या हुआ था, वो माहौल क्या था, वो दिन क्या थे, उन दिनों में क्या होता था कराची प्रेस क्लब के बाहर। एमक्यूएम का किस तरह, जी एमक्यूएम, सिर्फ एमक्यूएम होती थी उस टाइम पर। एमक्यूएम लंदन, एमक्यूएम 90, एमक्यूएम बहादुराबाद, एमक्यूएम पीआईबी, एमक्यूएम पाकिस्तान, एमक्यूएम पीएसपी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उस टाइम पर क्या हुआ था अचानक जो इस हद तक बात चली गई आगे। असल मामलात कहाँ थे, असल हुआ क्या था, मैं खुद उस चीज़ का चश्मदीद गवाह हूँ। आज वो आपसे बयान करूंगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल को हमारे लाइक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दीजिएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बब्बर की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम तमाम फैमिली मेम्बरान को। अब बात कर रहे हैं हम 22 अगस्त 2016 की, कि जब अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकरीर के दौरान नामुनासिब अल्फाज पर हंगामा बरपा हुआ और जो वो हंगामा और उसके बाद की जो सूरत हाल एमक्यूएम के साथ बनी वो आज तक संभल नहीं पा रही। उसके पस मंज़र में क्या हक़ाइक़ थे ये तो सबको पता है कि 22 अगस्त को तकरीर हुई थी। लोग कहते हैं उसको नफ़रत अंगेज़ तकरीर, कोई कहते हैं शरअंगेज़, लेकिन मैं ऐसे कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूँगा मैं, क्योंकि एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। देखो, उससे पहले का एक माहौल था, थोड़ा सा मैं मुख्तसर करके समझाऊंगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। जनरल परवेज़ मुशर्रफ का ज़माना था, एमक्यूएम बहुत फली फूली, बहुत तवाना हुई, बहुत ताकतवर हुई और बहुत वसी हुई। उसके बाद अचानक से दौर आ जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और उनकी मखलूत हुकूमत का, जिसका एमक्यूएम हिस्सा होती है आसिफ अली जरदारी साहब की क़यादत में। वहाँ से कभी रूठना, कभी मनाना, कभी नाराज़गी, कभी मोहब्बत, कभी प्यार वाला सिलसिला पूरे 5 साल चलता रहता है। ना तो जरदारी साहब इतनी ज़्यादा रस्सी खींचते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब बिल्कुल अलग हो जाएं, और ना ही वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तरह मुकम्मल ढील देते हैं कि एमक्यूएम फले फूले। उसके बाद जब 2013 के इलेक्शन होते हैं उसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाते हैं पाकिस्तान के, और पीपल्स पार्टी अपोजिशन में चली जाती है। उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ भी काफ़ी मजबूत पोजीशन में असेंबली में आ चुकी थी, और ये सूरत हाल तब्दीली की तरफ पाकिस्तान की सियासत मुकम्मल तौर पर जा रही थी। कराची में बदअमनी थी और टारगेट किलिंग उरूज पर थी। वहाँ पर जो है अल्ताफ़ हुसैन साहब पर पाबंदी लगा दी जाती है, पहले तो लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, कि ये जनाब इनकी तस्वीर, तहरीर और तकरीर पर पाबंदी लगा दी जाए। ये वो ज़माना था जब तक सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया या तो था ही नहीं या इतना आम नहीं हुआ था, हर शख्स की वहाँ तक रसाई नहीं थी। टेलीविज़न ही वाहिद ज़रिया था या फिर अखबारात थे आवाम तक रसाई के ज़रिए। तो उस दौरान ज़ाहिर है उस पर एमक्यूएम ने शदीद एहतजाज किया, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के काफ़ी मुतनाज़ा फ़ैसले रहे हैं, ख़ास तौर पर सिंध के लोगों के हवाले से। अल्ताफ़ हुसैन साहब का भी सूबा सिंध है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का भी सूबा सिंध था। उनको भी जो फांसी दी गई मुतनाज़ा, जिस पर आज भी बात होती है, वो भी लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से दी गई थी। इसी तरह बहुत सारे ऐसे फ़ैसले हैं कि जिनको लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं। खैर, अब ये सिलसिला जारी था। ज़ाहिर है अल्ताफ़ हुसैन साहब जो है गुस्से में थे। फिर एक कराची ऑपरेशन स्टार्ट होता है रेंजर्स की निगरानी में नवाज शरीफ साहब के दौर में, और उसके बाद जो सूरत हाल तब्दील होना शुरू होती है 2015 में गालिबन मुस्तफ़ा कमाल साहब और जो अनीस कायम खानी साहब खुद साख्ता जलावतनी काट रहे थे मलिक रियाज के पास, ऐसा कहा जाता है। दुबई से तशरीफ़ लाते हैं और उसके बाद वो पहले वतन परस्ती का नारा लगाते हैं और फिर पीएसपी की तश्कील होती है। ये सारी सूरत हाल ज़ाहिर है कि इतनी आसान नहीं थी एमक्यूएम के लिए और अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए। ये सूरत हाल काफ़ी जो है झंझलाहट का बाइस बन रही थी अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए, गुस्से का बाइस बन रही थी, उनको चिढ़ा रही थी। जो उनकी नेचर है कि यानी कि वो आवाम से जो है मुस्तकिल राब्ते रखना चाहते हैं। उनकी नेचर जो है, हर इंसान की देखें नेचर, तबीयत अलग अलग किस्म की होती है। जिस तरह अल्ताफ़ हुसैन साहब के गुस्सा भी जल्दी आ जाता है, प्यार भी जल्दी आ जाता है। मैं तो उनके साथ कभी नहीं रहा, लेकिन जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, बाकी जो लोग उनके साथ रहे हैं वो ज़रूर इस पर बताएंगे। गुस्सा भी जल्दी आता है, प्यार भी जल्दी आता है, और हंसी मजाक भी करते हैं, संजीदा भी काम के टाइम पर हो जाते हैं, और हर चीज़ समझते भी हैं।
और ज़िंदगी को एंजॉय भी करते हैं, तो वो जो है कारकुनान से किसी सूरत में राब्ता तोड़ना नहीं चाहते थे और आज भी नहीं तोड़ना चाहते हैं। वो बाकी लीडरान से काफ़ी हटके थे। वो एक एक कारकुन से ग्राउंड सतह पर, यूनिट सतह पर और गली मोहल्ले की सतह पर राब्ता रखना चाहते थे या रखना चाहते हैं। उसमें ज़ाहिर है जब एमकेएम वसी हुई तो खलल पहले ही आ रहा था। फिर जब ये तस्वीर, तहरीर और तकरीर पर पाबंदी लगी तो मज़ीद बढ़ गया था। फिर जो पीएसपी की तश्कील हुई और फिर एक मीडिया ट्रायल का सिलसिला शुरू हुआ तो वो झंझलाहट का शिकार थे, गुस्से का शिकार थे अल्ताफ़ हुसैन साहब। अभी भी जो मैं बात कर रहा हूँ कि 19 अगस्त को, 20 अगस्त, 21 अगस्त को क्या हुआ था, तो वो रोज़ाना तकरीर करते थे। उनके जो मतवाले थे, जो उनके हक परस्त थे, वो बैठे होते थे, ख़वातीन, मर्द, और जो आज की एमकेएम पाकिस्तान हैं, जो नाराज़ धड़े हैं, जितने भी ग्रुप हैं सिवाय मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायमखानी के अलावा, वो तमाम उसमें शामिल थे, उस धरने में, उस तकरीर का हिस्सा थे। और वो ये सिलसिला जारी था कराची प्रेस क्लब के बाहर। हम भी जब उस वक्त भी मेंबर थे ज़ाहिर है कराची प्रेस क्लब के, उससे काफ़ी पहले से हैं। और मैं उस टाइम पर न्यूज़ वन में जो है कुछ टाइम हुआ था मुझे काम करते हुए। आज मैं अपना वो भी हक़ाइक़ बताऊंगा कि क्यों मैंने डिजिटल मीडिया का आगाज़ किया। ये भी एक उस 22 अगस्त से बड़ा टच है इसका, और बाकी चीज़ों से भी। खैर ये सिलसिला हुआ 22 अगस्त को जब सारी सूरत हाल हुई तो वो मैंने खुद अपने कैमरे में भी रिकॉर्ड की, उसको कलमबंद किया। अच्छा होता ये था कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकरीर जो है हम रिकॉर्ड भी करते थे, नशर भी चलाते भी थे। नशर नहीं होती थी, ऑफिस वाले मंगाते थे, तो हम अल्ताफ़ हुसैन साहब की या तो तस्वीर या उन स्पीकर या टेलीफ़ोन या कुछ कारकुनान को फ्रेम में रखकर रिकॉर्ड करते थे, या सारे तकरीबन चैनल इससे मिलता जुलता करते थे क्योंकि चलानी तो होती नहीं थी। अब सिलसिला ये हुआ कि जिस दिन ये सारी की सारी मारधाड़ हुई 22 अगस्त को, तो मैं बिल्कुल फ्रंट पर था। मैंने जो है वहीं पर हम लोग जो खाना भी खाया था, चाय भी पी थी। उसके बाद जब निकले थे ARY की तरफ, तो उसके बाद जो सिलसिला हुआ वो सारा के सारा रिकॉर्ड किया। फिर शेलिंग हुई, फायरिंग हुई, जो जो चीज़ें हुई, तो वहाँ पर जो इतने अरसे तक कभी अल्ताफ़ हुसैन की तकरीर नहीं दिखाई थी किसी चैनल ने, कोई उनकी तस्वीर नहीं दिखाता था कि पैमरा की तरफ से नोटिस आ जाएगा। हमें शोकॉस नोटिस मिलते थे अगर उनकी तस्वीर कहीं से थोड़ी बहुत आ जाए तो ये सूरत हाल थी। अब मुझे कहा गया कि जनाब आप सारी की सारी इनकी तकरीर दें और जो जो लोग वहाँ मौजूद थे उन सबको जज करना है, किसी को आगे दिखाना है। मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया किसी को आगे दिखाना है और वो आइडेंटिफाई करेंगे लोगों को, और जो है लोगों को चेक करेंगे कौन कौन वहाँ मौजूद थे। मेरी सारी की सारी चीज़ें, जितने भी विजुअल्स थे, जो वीडियोस थी, उन सब का जायज़ा इसलिए नहीं लिया गया कि अल्ताफ़ हुसैन एक सियासी रहनुमा हैं, वो तकरीर कर रहे हैं और वो क्या कहते हैं, क्या अपने लोगों से कहना चाहते हैं, इस नीयत से नहीं, बल्कि शर्मंगेज़ी की नीयत से न्यूज़ वन की इंतज़ामिया ने सारी चीज़ों का जायज़ा लिया कि कौन वहाँ पर बैठा है, किसको टारगेट किया जा सकता है, नादरा से किसका डेटा लेंगे, किसके खिलाफ़ फिर कार्रवाई होगी और फिर किसके खिलाफ़ किस तरह होगी। तो इस चीज़ पर मैंने वहाँ पर एहतजाज भी किया। तो मुझे कहा कि आपको सैलरी जो है इस चीज़ की नहीं दी जाती कि आप अपनी राय हमें पर मुसल्लत करें, आपको सैलरी दी जाती है काम करने की, जो कि सैलरी भी टाइम पर नहीं आती थी। न्यूज़ वन में टाइम पर नहीं आती थी। आज तक मेरे बकाए जब बाकी हैं न्यूज़ वन पर, और कोई ऐसी मरात नहीं होती थी, लेकिन उन्होंने जो है मेरी बात नहीं मानी। और ज़ाहिर है वो सारी चीज़ें ऑफ़िस की प्रॉपर्टी थी तो वो ऑफ़िस में जमा होती हैं, तरीक़ेकार ये होता है। तो मैं वहाँ बेबस रहा। यानी कि हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें शूट की, बहुत सी ऐसी बातें थी कि जो अल्ताफ़ हुसैन साहब की फ़ेवर में भी थी, लेकिन ये कि वो उन्होंने स्किप कर दी। और जो उनकी मुखालफत की बातें थी, ज़ाहिर है अभी जिस तरह मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, जो सारा प्रोग्राम मेरा देख रहे होंगे उनको तो पूरा प्रोग्राम का मफ़हूम समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर इसमें से कुछ सेकंड या 1 मिनट का क्लिप निकाल कर अपनी मर्ज़ी का मतलब निकालने के लिए उस पर लिख कर ख़ास तौर पर, या कुछ सेकंडों के अलग अलग क्लिप निकाल कर चला दें, तो बिल्कुल इसके मायने मफ़हूम ही तब्दील हो जाएंगे। आप भी ये चीज़ समझते होंगे। तो ऐसा ही किया गया। उसके बाद उन पर गद्दारी के मुकदमात कायम कर दिए गए। उसके बाद उन पर जो सारी सूरत हाल हुई वो आप लोगों के सामने है। फिर जो पकड़ धकड़ और ये सारी चीज़ें जो चलती रही और पूरी रात ये चलती रही। एक तरफ तो कारकुनान जो है अपनी जान बचाने के लिए छुपते फिर रहे थे, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का रुख कर रहे थे। एमकेएम के दफातर को मिसमार किया जा रहा था या फिर सील किया जा रहा था। वहीं पर 90 को भी सील किया गया।
वहीं पर दीगर दफातर को यूनियन कौंसिल की सतह पर जो उनके यूनिट ऑफिस तक थे, सेक्टर ऑफिस थे, उनको सबको जो है सील करने का सिलसिला जो शुरू हुआ वो पूरी रात और अगले कई दिन तक जारी रहा। अच्छा, यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि उसके बाद कुछ दफातर को तो मिसमार कर दिया गया, कुछ को जो है किसी और सियासी जमातों ने अपनी आमाशगा बना दिया, किसी पर किसी ने कब्ज़ा कर लिया और किसी पर किसी और सियासी जमात का झंडा और ऑफिस लग गया। अब इस दौरान जो एक चौंका देने वाली खबर आई कि जो सारे के सारे एमकेएम के रहनुमा थे वो अचानक गायब हो गए। इसी अफरा तफरी में डेफिनेटली सब लोग भाग जाते हैं और गायब हो जाते हैं और कहीं उनका पता नहीं चल रहा था। लेकिन ऐसी तलात आई कि जो रिजेंट प्लाज़ा जो अब SIUT की मिल्कियत है, जो किसी ज़माने में ताजमहल होटल कहलाता था शाहराह फैसल पर, यहाँ पर एक मीटिंग चल रही थी। उस रात के तकरीबन कुछ घंटे वो मीटिंग चलती रही लेट आवर्स में, जहाँ पर फ़ारूक सत्तार साहब भी मौजूद थे और दीगर लोग भी मौजूद थे। जितने भी MQM के रहनुमा थे उस वक्त के करता धरता, आमिर खान साहब मौजूद थे, बाकी लोग मौजूद थे और वो सब लोग जो है किससे मीटिंग कर रहे थे आपको शायद जानकर अच्छा ना लगे या हैरानगी हो कि वहाँ पर रेंजर्स के जो अफसरान थे उनसे मीटिंग हो रही थी और उनसे कुछ मामलात तय हो रहे थे। वहाँ के बेसमेंट में कोई कहता है कि किसी और खुफिया मकाम पर वो सारी मुलाकात हुई और उसके मुलाकात के बाद फिर जो है फ़ारूक सत्तार साहब जो है आए प्रेस क्लब पर और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू हुई तो जो ठाकुर ने उनको गिरफ़्तार किया और वो सूरत हाल फिर दोबारा से जो ऑन द रिकॉर्ड सूरत हाल बनी और उसके बाद फिर सूरत हाल आपके सामने है कि फिर उनको कुछ घंटों के बाद छोड़ दिया और फिर 23 अगस्त को क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वो मैं इसके अगले हिस्से में बताऊंगा। बहुत ही दिलचस्प हक़ाइक़ हैं, बहुत ही दिल दहला देने वाले हक़ाइक़ हैं और शायद हर कोई उससे वाकिफ़ नहीं है कि क्या हुआ था, किस तरह हो रहा था, कैसे सूरत हाल तब्दील हो रही थी, किस तरह के मामलात थे जो शायद लोगों को उस तरह नहीं बताया जाता। अब तो इस चीज़ को भी ज़ाहिर एक अरसा हो गया है, 10 साल गुज़र चुके हैं। 10 साल में काफ़ी लोगों की राय चेंज हो गई, काफ़ी जो बच्चे थे वो बलूगियत की तरफ आ गए, मैच्योर हो गए और काफ़ी जो जवान लोग थे वो अपना जो है नेक्स्ट स्टेप की तरफ ज़ाहिर चले गए। 10 साल एक तिहाई होती है। खैर, तो मैं अगले हिस्से में ज़रूर आपसे गुफ्तगू करूँगा इस हसास मौजू पर। आप लोग इस हवाले से अपनी राय जो है ज़रूर दिया करें कमेंट बॉक्स में कि आपकी क्या मालूमात थी, क्या कोई सवालात हों, इस प्रोग्राम पर तनकीद हो या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो मुझसे रह गई हो, कोई ऐसी मालूमात हो, कोई सवालात हों, कोई चीज़ें बचती हों तो वो ज़रूर बताया करें, पूछा करें। तनकीद भी खुल के किया करें। मुझे अच्छा लगता है जब हम दूसरों पर तनकीद करते हैं, तनकीद सुनना भी अच्छा लगता है। बस ये कि अपनी राय से देने से, क्योंकि ज़िंदा लोग हमेशा अपने जज्बात का इज़हार करते हैं, राय अपनी ज़रूर दीजिएगा। जिन दोस्तों ने हमें अभी भी फॉलो नहीं किया हुआ है उनसे गुजारिश है कि घंटी का बटन दबा के हमें ज़रूर फॉलो कर लें। फ़िलहाल इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।